अस्सलाम वालेकुम जी। हम अपने प्रेसिडेंट के लेक्चर को इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट टाइम इसकी पिछली वीडियो आप इसको देख सकते हैं। इसको क्वेश्चन को स्टार्ट से देखने के लिए हमने प्रेसिडेंट को देखा था। प्रेसिडेंट क्या है, इसकी नेचर क्या है, और इसके अलावा टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स किस किस किस्म के हैं। इसके अंदर जो है हमने परसुएसिव प्रेसिडेंट को देखा, और इसके अलावा हमने ऑबिटर डिक्टा देखा। हमने देखा स्टेट एसिस की डॉक्ट्राइन क्या होती है। और आज हम अपना लेक्चर जहाँ से इसको कंटिन्यू कर रहे हैं वो है अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स। इसको देखते हैं जी आगे। द अथॉरिटी ऑफ डिसीजन हैज ए प्रेसिडेंट लाइज इन इट्स रेशियो डेसिडेंडी। ये भी इम्पोर्टेंट जी डेफिनेशन है, इसकी कॉन्सेप्ट है रेशियो डेसिडेंडी का। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शॉर्ट जो है वो लेक्चर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है। बेसिकली रेशियो डेसिडेंडी होता क्या है? रेशियो डेसिडेंडी बेसिकली रीजन फॉर डिसीजन, कि उन चीजों को देखना कि किस बेसिस के ऊपर ये डिसीजन जो है सुनाया गया, उनकी बेसिस क्या थी। There are cases which involve questions which admit of being answered on principles. Such principles are deduced by way of abstraction of material facts of the case, eliminating the immaterial elements. The principle that come out as a result of such case is not applicable to the case, but to cases in which similar to decided case in essential features. This principle is called ratio decidendi. The issues which need the determination of no general principles are answered on the circumstances of particular case and lay down no principles of general application. These are called obiter dictum. जैसे कि बता रहा है कि केसेस जो होते हैं कुछ ऐसे जिसमें कुछ क्वेश्चंस, डेफिनेटली बात है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनको प्रिंसिपल्स के मुताबिक आंसर किया जाता है। और ये प्रिंसिपल जो हैं एक एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल फैक्ट्स के अंदर से निकाले जाते हैं, जिसमें जो मटेरियल चीजें होती हैं उनको ब्रुए कार लाया जाता है, देखा जाता है, और जो इममटेरियल चीजें होती हैं केस से रिलेटेड उसको साइड पे कर दिया जाता है। और उनसे, इन सारी चीजों से जो एक रिजल्ट निकलता है किस रूल से, वो ना सिर्फ उस केस पे भी एप्लीकेबल होता है बल्कि वो उसी तरह के सिमिलर केसेस के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। इस असूल को रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं। इस तरह ऑबिटर डिक्टम को देखते हैं जी, ऐसे इश्यूज जिनको डिटरमिन किया जाए, which need the determination of no general principle, जिनके ऊपर जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हुए हैं कि नहीं हुए, और उनको आंसर किया जाता है सिर्फ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के हद तक, और उसके ऊपर जैसा बताया कोई जनरल प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चंस या कोई सूरत हाल ऐसी है जिनको सिर्फ सर्कमस्टांसेस के बेसिस के ऊपर देखा जाता है, उसको ऑबिटर डिक्टम कहते हैं। It is the ratio decidendi of a case that is binding, and not the obiter dictum that has a binding effect of precedent. But it is for the judge to determine the ratio decidendi of the decision and to apply it on the case which he is going to decide. This gives opportunity him to mold the law according to the changed conditions by laying emphasis on one or the other point. बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसके हम यहाँ पे आके देखते हैं मेरिट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या हैं, यानी इसके फायदे क्या हैं। इट शोज रिस्पेक्ट टू एंसेस्टर्स ओपिनियन, यानी कि जो बड़ों की या बड़ों की कोर्ट की जो पुरानी जो डिसीजंस हैं हायर कोर्ट्स की, उनको एक रिस्पेक्ट देता है। प्रेसिडेंट्स बाज़ औक़ात कस्टम्स पे बेस होते हैं। एज ए मैटर ऑफ ग्रेट कन्वीनियंस, यानी लोअर कोर्ट्स के जजेस के लिए बहुत ज्यादा रहनुमाई हो जाती है इसके अंदर। एक लॉ के अंदर यकीनी सूरत हाल वो पैदा करता है, जो कैप्स है लॉ के अगर कहीं पे तो उसको फुलफिल करता है। लॉ के अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है, लॉ को रिजिड नहीं कर देता। प्रेसिडेंट्स को हम जज मेड लॉ भी कहते हैं।
प्रेसिडेंट्स का आप कह सकते हैं कि इसने लॉ की डेवलपमेंट के अंदर बहुत काम किया है, और ये इसको ब्रिंग साइंटिफिक डेवलपमेंट टू द लॉ, आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट गाइड जजेस एंड कॉन्सिक्वेंटली दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिटिंग एरर्स। जैसा कि इसका मेरिट है, एडवांटेज है कि ये एक गाइडेंस क्रिएट करता है जूनियर जजेस या लोअर कोर्ट्स के जजेस के लिए, ताकि वो डिसीजन को ठीक तरीके से सुना सकें और किसी भी किस्म के एरर से वो बचे रहें। पॉलिसी बनाने में, डिसीजंस बनाने में मदद देता है। और नुकसानात भी इसके देख लेते जी, इसके क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरलुकिंग अथॉरिटीज। जैसा कि कहा जा रहा है कि डिसीजन, जजेस, लॉयर, केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो बाज़ का पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो डिसीजंस हैं वो ओवरलुक हो जाएं। समटाइम्स डिसीजन कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, यानी कि दो कोर्ट्स में जो है वो अगर दो सुपीरियर ट्रिब्यूनल्स हैं, तो जैसे सर्विस ट्रिब्यूनल है और हाई कोर्ट है, दे हैव द सेम वैल्यू, या आप फेडरल हाई कोर्ट है और आपकी प्रोविंशियल हाई कोर्ट है, दे आर ऑफ द सेम लेवल, तो हो सकता है कि दो एक जैसे मैटर या एक जैसे सूरत हाल के ऊपर दो जजेस की ओपिनियन डिफरेंट हो जाए, तो उससे कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि प्रेसिडेंसी डेवलपमेंट ऑफ द लॉ डिपेंड्स ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ लिटिगेशन। समटाइम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रिमेन अनएडजुडिकेटेड बिकॉज नोबडी ब्रॉट एन एक्शन अपॉन देम। वो कहता है कि जी बहुत मरतबा इस तरह होता है कि लॉ की जो डेवलपमेंट है, जो केसेस चल रहे होते हैं उस पे बाज़ का काफ़ी मरतबा उसको देखा जाता है कि अगर कोई किसी जगह पे लॉ का गैप है तो उसके ऊपर बाद में लेजिस्लेशन भी हो जाती है। तो कहते हैं लेकिन बाज़ का ऐसे होता है कि जो केस के अंदर कुछ और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर एडजुडिकेट नहीं हो पाते, जो कि रह जाते हैं फैसले के अंदर। और इसी तरह इसका जो है एक काफी जो है ग्रेव डीमेरिट है कि बास का प्रेसिडेंट जो है काफी एरेनियस भी, यानी गलती और उसमें होने के चांसेस बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और वो केस वहीं पर रुक गया और उस ऊपर वाली कोर्ट में नहीं गया, तो ये जो है बेसिकली बास का जो है वो एक एरर होने का उसका बहुत ज्यादा चांसेस हो सकता है। इसके कुछ हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी जो है वो वजूहात हैं जिससे प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो बढ़ जाती है। अनएनिमिटी डिसीजन, अफर्मेशन ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, सपोर्ट ऑफ एनैक्टेड लॉ, confirmed decision, decision made of learned arguments, approval of superior or earlier decisions, absence of hesitations and criticism, approval of same rank court ranks, frequently followed fully argues decision। यानी कि ऐसा डिसीजन जिसके अंदर मुकम्मल आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, तो वो उसका जो है आर्ग्यूमेंट प्रेसिडेंट की वैल्यू को बढ़ा देता है। ऐसे प्रेसिडेंट जिनको कॉन्टिन्यूसली यानी काफी ज्यादा दूसरी कोर्ट्स फॉलो करती हैं, तो उसकी भी प्रेसिडेंट की एक वैल्यू बढ़ जाती है, अथॉरिटी बढ़ जाती है। सेम रैंक की कोर्ट्स भी जब उसको फॉलो करना शुरू कर दें, तो उस प्रेसिडेंट की रूल की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर उसमें कोई क्रिटिसिज्म ना हो या उसमें कोई झिझक ना हो उसको फॉलो करने में, ये भी प्रेसिडेंट्स की वैल्यू बढ़ाता है। अगर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है और अगर उससे सुपीरियर कोर्ट भी उसको जो है अफर्मेटिव कह दे, यानी उस पर यस कर दे, तो वो भी जो है उसकी प्रेसिडेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। डिसीजन कंफर्म हो, उसमें जो लॉ है उसकी उसकी सपोर्ट हो, उसमें जो है मुकम्मल आर्गुमेंट्स हुए हों और उसको सुपीरियर कोर्ट्स ने ओके किया हो। इसी तरह कुछ ऐसी बातें भी हैं जिससे जो है अपना प्रेसिडेंट्स की जो वैल्यू है वो कम भी हो जाती है, उसकी अथॉरिटी जो है कम हो जाती है। स्प्लिट डिसीजन, यानी डिसीजन दो हिस्सों में बटा हो। अगर डिसीजन किसी बेस के ऊपर या डिफरेंट ग्राउंड के ऊपर रिवर्स हो जाए, एब्रोगेटेड हो जाए डिसीजन, और अगर उसमें कुछ इनकंसिस्टेंसी पाई जाए जो प्रीवियसली सुपीरियर कोर्ट के डिसीजन से
और इस डिसीजन में अगर सिमिलर नेचर के केस के ऊपर है, अगर उनके दरमियान में कोई तवाज़ुन ना रहे, तो तब भी उसकी वैल्यू प्रेसिडेंट की कम हो जाती है। सेम रैंक की कोर्ट्स में भी अगर इस तरह के कोई डिसीजन सुनाए हुए हैं सेम नेचर के केस के ऊपर, और अगर उसमें भी कुछ इनकंसिस्टेंसी अगर दिखाई दे, तो तब भी जो है वो प्रेसिडेंट की वैल्यू कम हो जाती है। अगर उसको बहुत बुरे तरीके से जूरिस्ट या जो है उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो तब भी हो जाता है। अगर इसके अंदर लॉ को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया, तब भी उसकी अथॉरिटी कम हो जाती है। अगर उसमें यह साबित हो जाए कि डिसीजन के अंदर गलतियां थी, एरर्स थे कुछ प्रोसीडिंग्स के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, तब भी प्रेसिडेंट की वैल्यू कम हो जाती है। हो सकता है कि बात किसी केस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स ही ना हुए हो, अब दूसरी पार्टी ने जो है वो फॉलो ही ना किया और वन साइडेड डिसीजन हो गया हो, पॉसिबिलिटी है। अगर केस के अंदर मुकम्मल फुल फ्लेज आर्गुमेंट्स नहीं हुए हैं वकील की तरफ से, तो तब भी उसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट की कम हो जाएगी। और ऐसा कोई डिसीजन जो कि कॉम्प्रोमाइज पे हुआ हो, यानी दो पार्टीज आपस में कोर्ट में तो हैं लेकिन अगली पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और अपनी उस तरीके से कोर्ट को फॉलो नहीं करती, तो वो एक प्रेसिडेंट या रूल तो बन गया उसकी नेचर पे डिपेंड करते हुए, लेकिन ये उसकी अथॉरिटी को कम कर देता है। क्योंकि प्रेसिडेंट को अप्लाई करते हुए कोर्ट्स ये जरूर देखती हैं कि किस डिसीजन किस फॉरम और किस बेंच ने और कितने बड़ी कोर्ट ने या कितने लार्जर बेंच ने उस डिसीजन को अफर्मेटिव करके अप्रूव किया है, तो ये चीज लाजमी देखी जाती है जज की तरफ से। अगर कुछ चीजें उसमें से लैक हो तो जजेस उस चीज को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, फिर उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो अपना जो है कॉन्शियस को अप्लाई करते हुए केस के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए डिसीजन दें। तो इसके कंक्लूजन की तरफ आते हैं जी, अपने क्वेश्चन की तरफ। हमने ये जो छोटी सी डिस्कशन की है कि वैल्यू प्रेसिडेंट्स की बहुत है और वो छोटी कोर्ट्स पे लागू होता है कि वो बड़ी कोर्ट्स के जो है फैसलों को जो है फॉलो करें, अपने केस को जो भी उनके पास इन हैंड केस है उसको सुनते हुए। और ये उन पे जरूरी है कि कोई भी जो प्रेसिडेंट है वो किसी स्टैट्यूट के खिलाफ या सेटल प्रिंसिपल के खिलाफ ना जा रहा हो, और जो कस्टम्स हैं रीत रिवाज जो हैं किसी भी इलाके के, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कोई भी किसी किस्म का प्रेसिडेंट यानी कि डिसीजन रूल या डिसीजन देते हुए सबके लिए जजेस के लिए। हमारा क्वेश्चन जी यहाँ पे खत्म होता है। आप काइंडली इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हो क्वेरीज हो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछें, और अपना ख्याल रखें, दिल लगा के पढ़ें, खूब मेहनत करें और अच्छे वकील बन के दिखाएं जो कि पाकिस्तान और उसकी अवाम के लिए फायदेमंद हो। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।